गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, उसका कंपोजिशन और उसका फंक्शन। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। आप जानते हैं कि टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का एक कलेक्शन है जिसको टिश्यू कहा जाता है। तो डिफिनीशन में याद रखेंगे कि ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस ब्लड का अमाउंट ह्यूमंस में कितना पाया जाता है वो हम जानेंगे। अमाउंट इसका देखिएगा, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग अमाउंट में ब्लड पाए जाते हैं। मेल में ब्लड जो है वो लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। पुरुषों में रक्त कितना पाया जा रहा है? 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में रक्त जो है वो 4.5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। फिर इसके बाद ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट हैं? तो ब्लड में 2 चीज़ें याद रखिएगा, प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55% हिस्सा, ब्लड का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा से बना होता है और रिमेनिंग 45% हिस्सा जो है वो ब्लड सेल से मिलके बना है। ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कंपोजिशन है। प्लाज्मा कंपोजिशन है और इस प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है ये जानेंगे। प्लाज्मा में है सबसे पहले वाटर। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जल लगभग 90%, यानी प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है, प्लाज्मा के कंपोजिशन का लगभग 90% वाटर होता है और उसके बाद रिमेनिंग प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन है प्लाज्मा में? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन, यह 3 स्पेसिफिक प्रोटीन हैं जो प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में। आपको पता होगा कि यह जो फाइब्रिनोजिन है, यह फाइब्रिनोजिन प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? तो थ्रोम्बिन प्रोटीन के प्रेजेंस में। थ्रोम्बिन प्रोटीन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजिन जो है वह फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और यही फाइब्रिन है जो ब्लड क्लॉट बनाता है। ब्लड का क्लॉट बनाने का काम, ब्लड क्लॉट फाइब्रिन का जाल होता है। यानी रक्त जहाँ पे थक्का जमता है वह थक्का इसीलिए जमता है क्योंकि वहाँ पर फाइब्रिन के रेशे इतने अधिक मात्रा में हो जाते हैं कि वह एक जाल बना लेते हैं जिसके वजह से ब्लड वहाँ से बाहर नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वह कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। और ये जो ग्लोब्यूलिन है, इस ग्लोब्यूलिन से संबंधित एक चीज़ बताया जाए आपको कि यह ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसको एंटी ग्लोब्यूलिन कहा गया है, सॉरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण, एंटीबॉडीज़ क्या हैं? रोगों से लड़ने वाले कारक। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाले कारक जो हैं उनको एंटीबॉडीज़ कहा गया है और एंटीबॉडीज़ बनाने का काम मैक्सिमम जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के इम्यूनोग्लोब्यूलिन टाइप से होता है। यहाँ से देखिएगा, मैं कंपोनेंट बता रहा था प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा के कंपोनेंट में वाटर है, प्रोटीन है, उसके बाद डिजॉल्व्ड सॉल्यूट होते हैं। डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट जो होते हैं वो मेनली आयनिक फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट जो हैं वह मुख्य रूप से आयंस के रूप में घुले रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। फिर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट के बाद हम जानते हैं इसमें कि गैसेस पाई जाती हैं। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं प्लाज्मा में?
O2 है, CO2 है, इनका जो है कि कुछ ट्रेसेस पाया जाता है प्लाज्मा में। गैसेस के बाद आपको एक चीज़ बताना था, एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हिपेरिन नाम सुने होंगे आप लोग। एंटीकोएगुलेंट सबस्टांस भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ? प्लाज्मा में। इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज़, हम भोजन कर रहे हैं, भोजन पच रहा है, उससे ग्लूकोज बन रहा है, एमिनो एसिड बन रहा है, फैटी एसिड बन रहा है, वह सब ब्लड के माध्यम से ही तो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे शरीर में। तो यह जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे, वह न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, वह हार्मोन स्रावित करती हैं और हार्मोन्स को डायरेक्टली रक्त में छोड़ती हैं। तो जो हार्मोन्स हैं, वह हार्मोन्स भी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना है आपको, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि ब्लड जो है उसके मेनली 2 कंपोनेंट हैं। पहला प्लाज्मा है, फिर ब्लड सेल है। प्लाज्मा क्या है, इसको जानने के लिए हम इसका कंपोनेंट जानेंगे पहले। तो टोटल ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा का लगभग 90% केवल वाटर का बना होता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 10% में आता है। और रिमेनिंग पोर्शन में भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकांश भाग जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन में भी मुख्य रूप से 3 तरह के प्रोटीन अवेलेबल हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन। इसमें जो फाइब्रिनोजिन है, ये मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, बार बार ये चीज़ याद दिला रहा हूँ कि फाइब्रिनोजिन जो है ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और यह फाइब्रिन जब रक्त का क्लॉट बन रहा होता है तो उस समय रेशा निर्माण का काम इसी फाइब्रिन का होता है। फिर यहाँ से देखिए, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है यह हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है, और एंटीबॉडीज़ के रूप में इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाया जाएगा जब आप क्लास 12th में होंगे। उस समय आपको बताया जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वह हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करने का काम करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले जो प्रोटीन्स हैं, वह प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं हमारे प्लाज्मा में। इसके बाद प्लाज्मा में और क्या क्या डिजॉल्व हैं, तो डिजॉल्व सॉल्यूट अधिकांश विलेज और बाकी अवेलेबल हैं प्लाज्मा में। फिर उसके बाद गैसें हैं, गैसों में ऑक्सीजन है, CO2 है, ये कुछ मात्रा में डिजॉल्व होता है, बाकी इनका ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन से होता है। फिर एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हिपेरिन अवेलेबल होते हैं प्लाज्मा में, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो भी हम फूड ईट किए हैं, वह डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिक्स होता है। तो ब्लड के किस पार्ट में मिलता है? प्लाज्मा में। फिर यहाँ से आपको जानना होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती हैं, वह हार्मोन्स भी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा कोरोना काल में जिस समय कोई इलाज नहीं था कोविड का, उस समय एक थेरेपी यूज़ किया जा रहा था, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ऐसे व्यक्ति जो किसी रोग से ठीक हो चुके हों, उन व्यक्तियों के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, उन एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके रोगी को ट्रीट किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रोग से ठीक हो चुका है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, और उस एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके हम किसी रोगी व्यक्ति को ट्रीट कर सकते हैं। और इस तरह की जो थेरेपी होती है, वह थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी होती है। प्लाज्मा थेरेपी उस समय सबसे ज़्यादा कारगर होती है जिस समय किसी बीमारी का इलाज डिस्कवर्ड नहीं होता है। तो इतना सब कुछ हमें जानना है प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे ब्लड सेल के बारे में कि ब्लड सेल में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट हैं। देखिएगा, देखिए ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल में 3 नाम आता है। पहला नाम आता है आरबीसी का, फिर डब्ल्यूबीसी का, और फिर प्लेटलेट्स का। ब्लड सेल कितने तरह की हैं? 3 तरह की ब्लड सेल पाई जा रही हैं। इसमें जो आरबीसी है, इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट, इसको कहा गया है, और इसको
ल्यूकोसाइट, और इसको कहा गया है थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी का पूरा नाम जो होता है वह रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहा गया है। यहाँ से देखिएगा, एक चीज़ आपको समझाना था कि यह जो आरबीसी हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो आरबीसी कंटेंस हीमोग्लोबिन, और यह जो हीमोग्लोबिन है यह रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, और इसी पिगमेंट की वजह से जो ब्लड है उस ब्लड का कलर रेड है। अब आपको जानना होता है कि यह जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस ग्लोबुलिन, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन अभी आपको बताया गया कि एक विशेष तरह का प्रोटीन है, और ये जो हीम है यह दो चीज़ से मिलकर बना है, फेरस आयन से और बिलिवर्डिन से, फेरस आयन और बिलिवर्डिन। यही आपको समझना होता है कि हमारे ब्लड फॉर्मेशन में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति में अगर आयरन की कमी हो जाए तो उसमें एक रोग होता है एनीमिया, जिसको कहते हैं खून की कमी। वास्तव में एनीमिया क्या है? जब कभी हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज कर जाए। हीमोग्लोबिन काउंट क्या मतलब है इसका? कि सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन काउंट अगर मेल हैं तो 12 से 16 पर mm³ में होना चाहिए हीमोग्लोबिन की संख्या, और फीमेल है तो यह संख्या लगभग 10 से 14 होना चाहिए पर mm³ में। और अगर यह संख्या डिक्रीज कर रही है तो उसी स्थिति को हम कहते हैं कि एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट है वो फेरस आयन है, क्योंकि यह फेरस आयन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल है। फेरस आयन के साथ बिलिवर्डिन जो है यह एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, बाबू ग्रीन कलर का पिगमेंट है बिलिवर्डिन। और यह बिलिवर्डिन जो है यह टेटोमर आइसोमर है बिलिरुबिन का। जो बिलिरुबिन जो है वो येलो पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट। आपको यह समझाना था कि जब कभी किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी अधिक मात्रा में टूटने लगे, यानी हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो, तो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन जब होता है तो उस समय सबसे अधिक हमारे शरीर में बिलिरुबिन बनने लगते हैं। और बिलिरुबिन की मात्रा जैसे ही हमारे ब्लड में इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलोइश अपीयरेंस ऑफ आवर स्किन। अगर बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज करेगा तो हमारे शरीर का अपीयरेंस जो होगा वो येलोइश हो जाएगा, येलोइश अपीयरेंस ऑफ स्किन। हमारी त्वचा जो है वह येलोइश अपीयर होने लगेगी। कब? जब आरबीसी का अधिक डिस्ट्रक्शन होगा, यानी हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में टूटने लगेंगे। इन हीमोग्लोबिन का टूटना कहाँ संभव होता है? तो आपको पता होगा कि स्प्लीन एक आर्गन है, स्प्लीन, और इस स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा गया है, और प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी सबसे अधिक टूटते हैं स्प्लीन में जाकर। और आरबीसी के बारे में आपको एक और चीज़ बताना था कि आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है वो आरबीसी का लाइफ स्पेन लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन का लाइफ स्पेन है आरबीसी का। मतलब यह है कि यह सेल जब बनेगा तो बनने के बाद 120 दिन तक एक्टिव होता है, उसके बाद इसकी एक्टिविटी स्लो होने लगती है और ये टूट जाता है, और टूट के फिर नया आरबीसी बनता है। आपको यहाँ से एक और चीज़ बताएं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया है, आरबीसी बनने की प्रक्रिया को कहा गया है एरिथ्रोपायोसिस। एरिथ्रोपायोसिस। पूछा जाए कि आरबीसी किस प्रक्रिया के दौरान बनता है तो हम बताएंगे कि आरबीसी का निर्माण जो हुआ है वह एरिथ्रोपायोसिस प्रक्रिया से हुआ है। और यह एरिथ्रोपायोसिस जो है वह हमारे बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है? हमारे शरीर की जितनी लॉन्ग बोन्स हैं, जितनी लंबी हड्डियां हैं, उन लंबी हड्डियों के बीच में एक क्रिस्टलाइन सबस्टांस पाया जाता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और वही बोन मैरो जो है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन मैरो से ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ब्लड के अलग अलग सेल्स के फॉर्मेशन होने का प्रोसेस जो है उसका अलग अलग नाम है। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोसाइट,
एरिथ्रोपायोसिस WBC बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपायोसिस और प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोपायोसिस कहा गया है। याद रखिएगा, RBC बनने की प्रक्रिया एरिथ्रोपायोसिस, WBC बनने की प्रक्रिया ल्यूकोपायोसिस और प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया थ्रोम्बोपायोसिस कहलाती है। और इस प्रकार हम RBC के बारे में अधिकांश चीज़ समझ पा रहे हैं। यहाँ से आपको एक और चीज़ क्लियर करा दें कि RBC का फंक्शन क्या होता है। तो RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, यह हीमोग्लोबिन RBC के जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और उनको अपने साथ जोड़कर अपने साथ साथ उनको लेकर के ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इतना सब कुछ हम समझे हैं बाबू RBC के बारे में। इसके बाद हमें समझना है WBC के बारे में। देखिए, WBC जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। WBC हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और WBC का नॉर्मल काउंट जो होता है, WBC का नॉर्मल काउंट याद रखिएगा, लगभग 7000 से लेकर 11000 पर mm³ में होता है। पर mm³ में WBC की संख्या 7000 से लेकर के 11000 होती है। और यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि अगर WBC की संख्या एबव हो जाए 1 लाख के, लगभग 1 लाख पर mm³ से अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस समय बीमारी होती है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को कहा गया है ब्लड कैंसर। वास्तव में जो ब्लड का कैंसर है वो ब्लड का कैंसर है क्या, जब कभी किसी व्यक्ति के ब्लड में WBC का काउंट जो है वो 1 लाख पर mm³ से ज़्यादा हो जाता है, तो वह WBC हमारे शरीर के RBC को ही एंटीजन समझकर उनको मारने लगती हैं। और वही दशा जो है उसको ब्लड कैंसर कहा गया है, जिसमें हमारी WBC हमारे RBC को ही क्षति पहुंचाने लगती हैं। फिर यहाँ से WBC का कंपोजिशन जाना जाए कि WBC में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक है ग्रेनुलोसाइट और फिर है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट नाम से क्लियर है कि वह सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हों, जिसमें दाने सी संरचनाएं अवेलेबल हों, ऐसे सेल्स को ग्रेनुलोसाइट कहा गया है। और जिसमें दाने सी संरचना न हो उसको ए ग्रेनुलोसाइट कहा गया है। ग्रेनुलोसाइट का जो कंपोजिशन है, इसमें 3 तरह के सेल हैं। उन सेल का नाम है इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, यह जो सेल्स हैं, यह सेल्स ग्रेनुलोसाइट की सेल्स हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट की सेल्स में 2 नाम आता है, मोनोसाइट का और लिम्फोसाइट का। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि WBC में टोटल 5 सेल हैं। कौन कौन? इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यह जो लिम्फोसाइट है इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यह नाम जो दिया गया है बी और टी, यह किस आधार पर दिया गया है? जो बी लिम्फोसाइट हैं, इन बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, यानी बी लिम्फोसाइट जो हैं वह बोन मैरो में परिपक्व होते हैं और टी लिम्फोसाइट जो हैं वो हमारे शरीर के थाइमस ग्रंथि में मैचुरेशन होता है उनका। और इस प्रकार यह जितनी भी WBC की सेल्स हैं, यह सारी सेल हमें बाहर से जो भी जर्म्स हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं उनसे बचाने का काम करती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में जा रहा है तो उससे हमें बचाने का काम करती हैं। आपको बताया जाता है कि फैगोसाइटिक बैरियर जो है, फैगोसाइटिक बैरियर सबसे अधिक WBC की वजह से हमारे शरीर में बनते हैं, जो हमें रोगों से बचाने में सहायक हैं। फिर इसके बाद हम प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो है, यह प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है हमारे शरीर में? रक्त का थक्का जमाने का। यदि कभी हमारे शरीर से ब्लड आने लगे बाहर, यानी कहीं कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए, हम गिर जाएं जहाँ से हमारे शरीर से ब्लड बाहर आने लगे, तो उस समय यह प्लेटलेट्स वर्क करती हैं और वहाँ पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य जो होता है उसमें सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। फिर इसके बाद आपको बता दिया जाए कि प्लेटलेट्स काउंट होता कितना है। प्लेटलेट्स काउंट जो होता है,
प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर mm³ होता है। पर mm³ ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होती है। और अगर यह प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाए तो वह सिम्टम होता है सबसे पहले डेंगू रोग का। तो यह सब हम समझ रहे थे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ से हम आपको बताएंगे कि ब्लड जो है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में कैसे हो रहा है, ब्लड किधर से किधर फ्लो होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो कराने वाली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और ब्लड वेसल्स जो हैं, यह ब्लड वेसल्स मेनली 2 टाइप की हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। ब्लड वेसल्स में मेनली 2 टाइप ही मैं बोल रहा हूँ, और भी टाइप्स हैं, लेकिन मेन टाइप्स जो है इसके, यह वेन और आर्टरी के रूप में हैं। वेन क्या है और आर्टरीज क्या है, देखिए इसका डिफिनीशन जो है अलग अलग लोग अपने तरीके से बताते हैं। वेन्स के बारे में बताते हैं कि वह ब्लड वेसल्स जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है उसको वेन्स कहा गया है, और जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है उसको आर्टरी कहा गया है। जबकि यह हर समय इसका यह जो डिफिनीशन है वो सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप यह याद रखें कि वेन्स क्या हैं, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट सेल। हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से, विभिन्न अंगों से, विभिन्न ऊतकों से रक्त को लेकर जो हृदय में जाती हैं, कैरी ब्लड टू द हार्ट याद रखना है, यानी हार्ट को लेकर जाती हैं। ऐसे वेन्स, ऐसे ब्लड वेसल्स को, ऐसे रक्त वाहिनियों को क्या कहा गया है, वेन कहा गया है। वेन क्या है, वह ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट में लेकर जाती हैं, वो वेन्स हैं, और जो हार्ट से लेकर आती हैं वो आर्टरीज हैं। आर्टरीज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को लाने का काम जो होता है वो आर्टरीज का होता है, और हृदय में ले जाने का काम जो होता है वो वेन का होता है। और इस प्रकार से अगर आप डिफिनीशन याद रखते हैं तो आपको कहीं से कभी कोई डाउट होने वाला नहीं है। यहाँ से हम जानेंगे अब सर्कुलेशन, कि हमारे शरीर में ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो रहा है, उसके बारे में समझेंगे। तो उसके लिए हमें समझना है पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन होता है मानवों में सर्कुलेशन कैसा है, डबल सर्कुलेशन। और क्या है वो, उसको जानने से पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, रफ डायग्राम है, समझने का बस प्रयास करिए। यह लंग्स है हमारा, और इस लंग्स से हार्ट का मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। अब चूंकि हार्ट बनाना थोड़ा सा आपका टाइम वेस्टिंग होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए रफ डायग्राम है आपका हार्ट का। आप जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं। यह जो चैम्बर है इसका नाम है राइट एट्रियम। क्या नाम है, राइट एट्रियम। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ राइट एट्रियम। यह है आपका लेफ्ट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, और हार्ट के चारों चैम्बर को मैं सिर्फ इसलिए, हार्ट का एक अलग लेक्चर आपको दिया जाएगा, फिलहाल में मुझे सर्कुलेशन शरीर में समझाना था, तो इसलिए मैं 2 ऑर्गन बनाया हूँ, एक लंग्स और फिर
हार्ट, और उसके बाद मैं यहाँ एक चीज़ डायग्राम बना दे रहा हूँ जहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ऑल बॉडी सेल, हमारे शरीर के जितने सेल्स हैं उनको मैं एक जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी हमारे शरीर में रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है तो उसमें C6H12O6 ग्लूकोज रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के वो प्रोडक्ट बनाता है 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। तो यह जो एनर्जी है यह तो हमारे लिए लाभकारी होता है, यह हम इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो CO2 बनता है, H2O बनता है, इसको शरीर से बाहर करना होता है। तो उसको बाहर करने के लिए हमारी सभी बॉडी सेल्स जो हैं वह वेन्स में डिफ्यूज़ कर देती हैं CO2 को। CO2 एडेड इन वेन्स, और वेन में ऐड होकर के यह पहुंचता है राइट एट्रियम में। समझिएगा, राइट एट्रियम में ब्लड का मैं फ्लो बता रहा हूँ कहाँ से, ऑल बॉडी सेल से। और ऑल बॉडी सेल से जब ब्लड वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आता है तो याद रखना है कि कौन सा ब्लड आता है यहाँ से ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध रक्त इसको कह सकते हैं आप, इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। और इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड कंटेनिंग CO2, ब्लड प्लस CO2। अगर ब्लड में CO2 मिक्स हो गया है तो उस ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहा गया है। और इम्प्योर ब्लड हमारे शरीर के एवरी सेल से पहुंचाया जाता है वेन्स के द्वारा। कहाँ? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में देखिएगा, यहाँ पर जो वेन्स हैं, इन वेन्स का नाम वेना कावा होता है। वेन्स का नाम क्या है? वेना कावा। और वेना कावा जो है यह हमारे शरीर की सबसे वाइडेस्ट वेन है। हमारे शरीर की सबसे चौड़ी वेन जो हैं वो वेना कावा की वेन होती हैं। और यह वेना कावा की दो तरह की वेन है, एक है सुपेरियर वेना कावा और एक है इन्फेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा। देखिए, सुपेरियर शब्द जो बना है तो हार्ट के ऊपरी भाग, हृदय से ऊपर जितनी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से रक्त जिस वेन से आता है उस वेन का नाम सुपेरियर वेना कावा है। और हृदय के निचली कोशिकाओं से, हृदय से नीचे जितनी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से जो रक्त आ रहा है वह रक्त इन्फेरियर वेना कावा में आता है। इन्फेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा दोनों के बारे में याद रखेंगे कि इन्फेरियर वेना कावा जो है हृदय से नीचे की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से रक्त इन्फेरियर वेना कावा लाता है। और सुपेरियर वेना कावा जो है हृदय के ऊपर जो कोशिकाएं हैं उनसे ब्लड को लाने का काम सुपेरियर वेना कावा का है। और सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है वह ब्लड यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं। कौन सी वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व इस तरह डिज़ाइन होती हैं कि ये केवल वन साइड ओपन हो सकती हैं। इनमें बाई डायरेक्शनल फ्लो या फिर बैक फ्लो संभव नहीं होता है। और इनकी सहायता से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पहुँचता है फेफड़े में। राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में ले जाता है। और राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में ले जाने वाली जो ले जा रहा है ब्लड को, तो ब्लड को ले जाने वाला हमेशा क्या होगा? आर्टरी होगा। और चूंकि इस आर्टरी का संबंध लंग्स से है तो इस आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी रखा गया। वो कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? पल्मोनरी शब्द देखिए मुख्य रूप से यूज होता है लंग्स के लिए। बायो में जब भी पल्मोनरी शब्द यूज होगा तो वह पल्मोनरी शब्द किसके लिए यूज होगा? लंग्स के लिए। अब चूंकि यह जो नस है बाबू, यह जो ब्लड वेसल्स है, यह ब्लड वेसल्स हृदय से ले जा रही है ब्लड को तो हृदय से ब्लड ले जा रही है तो अभी आपको डिफिनेशन बताया गया कि हृदय से ले जाने वाला क्या होगा? आर्टरी। और इसका संबंध चूंकि फेफड़े से है तो इसलिए इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी नाम है। पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से यह फेफड़े में गया। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान हुआ। जो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में मिला था वह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में रह गया और फिर फेफड़े से ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में। और वह ब्लड जो है लाया जाता है हमारे हृदय के लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है, याद रखिएगा,
यह भी वेसल्स जो है वह लंग्स से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी होगा। दूसरी चीज़ कि हृदय में ला रहा है, तो हृदय में लाने वाला क्या होता है? वेन होता है। पल्मोनरी वेन की सहायता से ब्लड फिर कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। याद रखना है कि यह जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में O2 मिक्स है, और जिस ब्लड में O2 मिक्स होगा उस ब्लड को प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया है। और इसके बाद देखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, वह लेफ्ट एट्रियम से यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होती हैं। बाइकस्पिड वाल्व भी इस तरह डिजाइन होती हैं कि इनमें बैक फ्लो संभव नहीं होता है। और यहाँ से जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ एवटा होता है, और एवटा जो होता है वह हमारे शरीर का वाइडेस्ट आर्टरी है। हमारे शरीर की सबसे चौड़ी आर्टरी कौन सी है? तो एवटा है। और एवटा से देखिएगा जो ब्लड है वह ब्लड हमारे ऑल बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं। यह जो ब्लड है यह हमारे ऑल बॉडी सेल्स में पहुंचेंगे, और अब ब्लड अपने साथ क्या लेकर आए हैं? ऑक्सीजन। तो वह ऑक्सीजन फिर हमारे कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होगा उससे क्रिया करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिक्स होकर यह प्रोसेस रिपीट करता रहेगा, और इस तरह हमारे शरीर में जो ब्लड है वह सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअस। तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस चीज़ को आप एक बार रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ, क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे शरीर के किस पार्ट में पहली बार इम्प्योर ब्लड इंटर करता है। तो हमारे शरीर के किस भाग में पहली बार इम्प्योर ब्लड इंटर कर रहा है बाबू? तो राइट एट्रियम में। लेकिन यही क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि हमारे हृदय के किस भाग में पहली बार प्योर ब्लड इंटर होता है, तो प्योर ब्लड सबसे पहले इंटर होता है कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। आपको यह भी समझना है कि हमारा लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, हमारा लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, लेफ्ट साइड हार्ट में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है, जबकि राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और प्रकृति की इतनी शानदार व्यवस्था है हृदय की कि हृदय के लेफ्ट साइड में प्योर बहेगा, राइट साइड में इम्प्योर बहेगा, दोनों के मिक्स होने का कोई चांस नहीं है। फिर यहाँ से अगर आपको बताया जाए, तो चूंकि हृदय का चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हृदय का वेट हमारे शरीर में अगर पुरुष हैं तो पुरुषों में हृदय का वजन लगभग 300 से लेकर 310 ग्राम होता है, जबकि यही चीज़ महिलाओं में जो है वह 250 ग्राम का हृदय होता है। महिलाओं में जो हृदय है वह 250 ग्राम का है, और पुरुषों का हृदय जो है वह 300 से लेकर 310 ग्राम का है। फिर एक और आपका डाउट क्लियर करें कि हृदय का पोजीशन, कि सर हृदय लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? तो हृदय हमारा लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। हृदय का 2/3 भाग लेफ्ट में है और 1/3 भाग कहाँ है? राइट में है। हमारी स्टर्नम हड्डी के पीछे है, थोरेसिक कैविटी में है। तो ये सब पोजीशन था और सर्कुलेशन था ब्लड का। फिर इसके बाद हमें जानना होता है कि ब्लड में ब्लड ग्रुप क्या है। चलिए ब्लड ग्रुप पे थोड़ा सा चर्चा किया जाए कि ब्लड ग्रुप क्या है। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया जाए तो ब्लड ग्रुप के फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा गया है कार्ल लैंडस्टीनर को। कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं, इनको कहा गया फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा गया है कार्ल लैंडस्टीनर को। और यह जो ब्लड ग्रुप है, यह 2 तरह से इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं ब्लड ग्रुप का। एक है एबीओ क्लासिफिकेशन और एक है आरएच क्लासिफिकेशन। एबीओ क्लासिफिकेशन और आरएच क्लासिफिकेशन। एबीओ क्लासिफिकेशन जो दिया गया वह 2 स्पेसिफिक एंटीजन के आधार पर दिया गया। 2 स्पेसिफिक एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर। एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर जो एबीओ क्लासिफिकेशन दिया गया। और एबीओ क्लासिफिकेशन में बताया गया
कि ब्लड ग्रुप जो है वह ब्लड ग्रुप 4 तरह का हो सकता है। कौन कौन ब्लड ग्रुप हो सकता है? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ए ब्लड ग्रुप कहा गया कि इफ़ ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट, अगर केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है, इफ़ ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उस समय उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। और इफ़ ओनली बी एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर केवल बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उस समय जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा। और ए और बी, इफ़ ए एंड बी बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो उस समय जो ब्लड ग्रुप होगा वह ए बी ब्लड ग्रुप होगा। एंड इफ़ ए एंड बी बोथ आर एब्सेंट, बोथ आर एब्सेंट, अगर ए और बी दोनों एंटीजन एब्सेंट है किसी व्यक्ति के ब्लड में तो उस समय जो ब्लड ग्रुप होगा वह ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरह आप समझे हैं कि एबीओ क्लासिफिकेशन में ब्लड ग्रुप जो होगा वह ब्लड ग्रुप 4 तरह का होगा, वह ब्लड ग्रुप 4 तरह का होगा, ए बी, ए बी और ओ। ए जो है वह होगा केवल ए एंटीजन के प्रेजेंट होने पर, बी होगा केवल बी एंटीजन के प्रेजेंट होने पर, ए बी होगा जब ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और ओ होगा जब ए और बी में से दोनों में से कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर यहाँ से आरएच क्लासिफिकेशन के बारे में बता दें कि आरएच क्लासिफिकेशन में 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसको आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आरएच वर्ड कहाँ से आया है ये समझेंगे। आरएच वर्ड लिया गया बाबू रेसस से, रेसस मंकी, बंदर की एक विशेष प्रजाति रेसस मंकी। और रेसस मंकी में एक ऐसा एंटीजन पाया जाता है, रेसस मंकी में एक ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है जो एशिया के लगभग 85% लोगों में प्रेजेंट होता है। एशिया के लगभग 85% ह्यूमंस में एक ऐसा एंटीजन है जो रेसस एंटीजन में प्रेजेंट होता है। और रेसस एंटीजन जिन लोगों में प्रेजेंट है, जिन लोगों में रेसस एंटीजन प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माना गया है, और जिनमें रेसस एंटीजन एब्सेंट है उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव माना गया। तो रेसस क्लासिफिकेशन जो है आसान है, आपको ये समझना होता है कि रेसस मंकी में पाया जाने वाला एंटीजन जिस मानव में उपस्थित है वह मानव आरएच पॉजिटिव है, और जिसमें अनुपस्थित है वह मानव आरएच निगेटिव है। और बाकी एबीओ क्लासिफिकेशन आप समझ गए। यहाँ से एक और चीज़ आता है, एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। क्योंकि देखिए एंटीजन ए है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी ए रहता तो एंटीजन को मार देता। तो इसमें एंटीबॉडी का अगर जिक्र किया जाए तो एंटीबॉडी ए में कौन होंगे? ए में एंटीबॉडी होगा बी, क्योंकि बी एंटीबॉडी है इसीलिए इसमें एंटीजन बी नहीं है। और वैसे ही बी के लिए हम कहेंगे कि बी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो बी एंटीबॉडी नहीं होगा, इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा, इसलिए इसमें ए एंटीजन नहीं था। और अगर एंटीबॉडी का बात किया जाए ए बी ब्लड ग्रुप में तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। और वही जो है कि ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार हम ब्लड के बारे में ये सब समझे हैं। फिर हमें समझना होता है ब्लड के बारे में, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर देखिए नाम से क्लियर है, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन आर्टरीज। हमारे ब्लड के द्वारा आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है, हमारे ब्लड के द्वारा आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वह प्रेशर है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर में आप जानते होंगे कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg का मतलब ये नहीं कि 80 से में भाग करा देंगे, ऐसा नहीं है। 120/80 mmHg जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, 120/80 mmHg का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 120 जो है यह सिस्टोलिक बीपी है, यह सिस्टोलिक बीपी है, और जो 80 है वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक बीपी है।
अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज सिस्टोलिक बीपी, व्हाट इज डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी क्या है, जब कभी हमारा हृदय सिकुड़ रहा हो, तो हृदय जब बाबू सिकुड़ता है तो उस समय आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ जाता है, और आर्टरीज पर जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको कहा गया है सिस्टोलिक बीपी। हृदय जब रिलैक्स करता है उस समय आर्टरीज पर प्रेशर घट जाता है, और वह घटा हुआ जो प्रेशर है वह है डायस्टोलिक बीपी। तो देखिए घटा हुआ प्रेशर 80, बढ़ा हुआ प्रेशर कितना है 120, और यही जो है यही 120/80 जो है यह सामान्य बीपी है। पूछा जाता है बीपी मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। बाकी इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा।